चलिए बच्चों, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ओके। आई थिंक ये आपका एक क्लास में पूरा हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, एंड अपना आज का टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूस मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस मास सिस्टम। ठीक है बच्चों, एंड आई थिंक सबको पता होगा व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये है, मान लो चलो ये है, ठीक है, ओके। इसमें ना इस पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर उसको बैलेंस करूंगा तो पूरा का पूरा मास वहां पे बैलेंस हो सकता है। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर उस पॉइंट पे अगर मैं कोई आपको कोई क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको कोई सपोर्ट दे दूं तो पूरा का पूरा मास वहां पे क्या हो सकता है बच्चों? स्टेबल हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस पूरी बॉडी का जो मास है वो एक पॉइंट पे हम उसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ मास। हम क्या मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का जो मोशन है वो, जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात किस किस को समझ आई? अब यहाँ पे दो सिस्टम बचो, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस सिस्टम। यहाँ तक बच्चों किस किस को क्लियर हुआ? ये ठीक है, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है, मान लो कोई इतना बड़ा भी है, बट उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम पॉइंट मास ही मानेंगे बच्चों, पॉइंट मास। डिस्क्रीट सिस्टम हम क्या करेंगे बच्चों? जितनी भी मास है, चाहे वो 100-1000 केजी का हो, उसको हम पॉइंट मास ही मानेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट में। कंटिन्यूस में क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या है, हम जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी पे मानते हैं। कैसे कैसे होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन जो डिस्क्रीट में हम सारे मानेंगे पॉइंट मास। ये वाला पॉइंट मास समझ लो, सब पॉइंट मास ही। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। सबसे पहली चीज, मान लो बच्चों फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक कोई मास है m1, एक m2 है, एक m3 है। ठीक है बच्चों, ध्यान का, सेंटर ऑफ मास में आपको कोई ना कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा। रेफरेंस मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप सेंटर ऑफ मास को कर। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बंदा है यहाँ खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट ये जो पॉइंट है बच्चों, ये 5 मीटर है। अगर मान लो कोई पॉइंट पी है, अगर इसके अलावा कोई मान लो दूसरा बंदा यहाँ पीछे खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में बच्चों ये मास ये पॉइंट कितना हो गया? ये 5 + 2 मान लो 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको सेंटर मास के अगर आपको लोकेशन बतानी है ना, देन यू हैव टू टेक ए रेफरेंस। हमें कोई ना कोई आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कौन का आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक मास m1 है, एक m2 है, एक m3 है। ठीक है, इन सब की एक रेफरेंस पॉइंट से दूरी कितनी है? r1 है, r2, r3 एंड r4, ऐसे कोई रैंडम। ठीक है, नाउ लेट सपोज हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन मान लो, वो हमने ये मान लिया, ये अपना सेंटर ऑफ मास है, कोई हमने रैंडम मान लिया। इसका डिस्टेंस उसी रेफरेंस पॉइंट से कितना है? आरसीओम है। तो बच्चों आरसीओम को हम कैसे फाइंड करेंगे? सो आरसीओम सेंटर ऑफ मास, इट विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस so on m n r n divided by total mass, that is m1 प्लस m2 प्लस mn। हम बच्चों सेंटर मास ऐसे निकालेंगे। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आ गई? यस सर। ठीक है, नाउ अगर बच्चों हमें निकालना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम जितने भी मासेस थे ना सबके हम एक्स कोऑर्डिनेट रख लेंगे। सो दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn, ऐसे हम रख लेंगे, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, ऐसे रख लेंगे। सिमिलरली बच्चों y सेंटर ऑफ मास, दैट इज
m1 y1 plus m2 y2 similarly same, and z of center of mass, that is m1 z1 plus m2 z2 and so. ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो हम सर। ऐसे निकालेंगे सेंटर मास। बच्चों ध्यान रखना, ये टॉपिक इतना सिंपल है ना, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो समझ रहे हो ना, आपको जो भी चीज बता रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से सुनो बस। तो बच्चों सेंटर मास के लिए हमें कोई रेफरेंस चाहिए ही चाहिए, और वो जो रेफरेंस है आप खुद से भी मान सकते हो। मैं डोंट वरी, आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। चलिए ना बच्चों, अगर हम देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, टू मास सिस्टम। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 पॉइंट मास सिस्टम। देखो बच्चों, अगर मान लो 2 पॉइंट है, ठीक है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। बच्चों हमने ये रेफरेंस ले लिया, हमने इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस कितना x1 है, इसका डिस्टेंस x2 है। तो बच्चों हमें निकालना है xcm, x सेंटर मास निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये ज्यादा भारी है, ये अगर ज्यादा भारी है बच्चों, तो जो सेंटर मास है ना, इसके ज्यादा पास होगा। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? सेंटर देखो, अगर मान लो m1 इज इक्वल टू m2, तो बच्चों xcm क्या आ जाएगा, xcm क्या आ जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2 बाई 2। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, then xcm will be near to m1। भाई देखो, जो ज्यादा भारी होगा उसी की तरफ सेंटर मास शिफ्ट कर जाएगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये m1 है, ये मान लो m2, दोनों इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, तो हमारा सेंटर मास कहाँ था, ये अपना xcm है। नाउ बच्चों, अगर ये इधर है, ये m1 है और ये m2 है बच्चों। अब देखो, अगर हमें सेंटर मास निकालना है, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे दोनों बैलेंस है, तो बच्चों हमारा जो सेंटर मास है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए इस पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सो लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। देखो बच्चों, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। अब देखो पॉइंट मास सिस्टम है, दोनों पॉइंट मास सिस्टम है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल डी, ठीक है ना। बच्चों देखो, अब क्या कर सकते हो ना, अगर आपको मान लो निकालना है सेंटर मास, अब एक काम करो, आपको रेफरेंस पॉइंट मान लो। अब देखो बच्चों, ध्यान रखना, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते ही होते हैं, मैं भी यहीं पे कंफ्यूज होता था, मुझे समझ ही नहीं आता था करना क्या है। अब यहाँ तो बच्चों इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है बच्चों, आप है ना कैसे करो, देखो, सो XCM। अब देखो पहली बात तो ये, आप कुछ क्वेश्चन, आप कुछ पॉइंट तो वैसे रिमूव कर सकते हो। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब देखो पॉइंट मास सिस्टम है, दोनों ही एक्स एक्सिस पे लोकेट कर रखे हैं, ठीक है। तो बच्चों सेंटर मास इसी लाइन पे कहीं होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे है। तो बच्चों जो सेंटर मास आएगा उसके पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो बच्चों ये जो है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आप वैसे डिलीट कर सकते हो। सर ए है। हाँ, नहीं वो तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, सो XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मान लो बच्चों हमने क्या किया, हम
इस जो मास है, ये जो मास है ना, इसके रिस्पेक्ट में हम सब कुछ चेक कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे सब कुछ। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, हमने जो कोऑर्डिनेट अपने जो ओरिजिन है, मान लो चलो रेफरेंस पॉइंट है या फिर ओरिजिन है, वो हमने m1 मास पे मान लिया। ठीक है, हमने बच्चा m1 मास पे मान लिया। अब देखो क्या होगा, अगर बच्चा m1 मास पे मान लोगे, सो m1 इंटू x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस m2 इंटू x2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू d। अब देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अपना जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन, ये मान लो अपना सेंटर ऑफ मास है, इसकी लोकेशन m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू d, ये बच्चों कहां से है, फ्रॉम लोकेशन ऑफ m1। ये बात किस किस को समझ आएगी, यस अगर आपसे कोई ये पूछ ले, यस सर। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड लोकेशन ऑफ x सेम दैट इज सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू m2, तो क्या लिखोगे, देन डी माइनस, डी में से माइनस कर बिल्कुल दो। सही, m2 रिस्पेक्टिव में क्या हो जाएगा, d माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू d। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू d। तो बच्चों ध्यान रखो, जो भी आप चीज यूज करो ना, हम किसी के रिस्पेक्ट में लोकेशन डाल रहे हैं, हम ऐसे रैंडम क्वेश्चन डाल रहे हैं। मेरी बात किस किस को समझ आई, इसलिए बच्चे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या, बस सेंटर मास ठीक है, ऐसे बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बट समझ नहीं आता कई बार, क्यों, क्योंकि हर बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर आपने रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिया है। आप m2 पे भी ले सकते हो रेफरेंस पॉइंट, जब आप m2 भी लोगे तो एक्स सेंटर मास क्या जाएगा, m1 इंटू डी हो जाएगा प्लस m2 इंटू 0। ये बात किस किस को समझ आई, जो अब तक आपको समझाया मैंने। यस सर, लेकिन सर हम अगर M2 से निकालते तो हमारा आंसर तो मैच ही नहीं करता। भाई है ना, क्योंकि इन्होंने खुद से दे दिया, यहाँ पे इन्होंने आपको जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको उन्होंने बना के दे दी, इसलिए बात ये नहीं कि इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है, बात है कि आपको समझ कितना है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर विल बी ए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है पहले से खुद से बना के। ठीक है, ये बात किस किस को समझ आई। यस सर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, अब देखो उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से बना के दे दिया है, तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। ठीक है, सो ऑप्शन लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो क्या करो, फिर से मान लो कि अपना जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहाँ कहीं है। अब देखो ये एक्स वाई प्लेन है, तो अपने जो बच्चों सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो यहाँ कहाँ पे है, तो उसका क्या होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और उसका बच्चों वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये बात किस किस को समझ आई। यस सर। तो यस बच्चों सर। निकालो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बस सिंपल सा पुट करो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय, बच्चों साइलेंट रखो, बच्चों म्यूट पे रखो सब। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू m1 कितना है, चलो मान लो ये अपना मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपना m1 है, ये अपना m2, ये अपना m3। ठीक है, वैल्यू पुट करो, m1 कितना है, कैपिटल M इंटू 0 प्लस m2 कितना है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल M इंटू मास किस इसका, एक्स कोऑर्डिनेट किसका है, a ए प्लस m इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या ए है, बाय a बाय, 2 बिल्कुल सही, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, मास m प्लस ट्वाइस ऑफ m 4m। कैपिटल। और तो ये तो 0 हो जाएगा पहले वाला, तो ये अंदर वाला क्या बचेगा, ये हो जाएगा ट्वाइस, हाँ 2ma, ये हो जाएगा ma बाय 2। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5ma डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4
m, तो फाइनली कट के क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 8, ये अपना x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक बच्चों, सिमिलरली हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। सर एक ही ऑप्शन में है ये। हाँ जी, ये तो आपको आपको बेकार से ऑप्शन देखे इन्होंने, तो आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, सिमिलरली तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0 मैं आप लिख देता हूँ, कैपिटल M इंटू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ m इंटू 0 प्लस m इंटू √3/2 into a divided by 4m. So answer will be √3 divided by 8a. So answer is a. ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर? यस अब सर देखो बच्चों, क्लियर। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने अपनी जो पोजीशन जो है सेंटर मास की हमने निकाल ली। बच्चों अगर मान लो हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? मान लो जो मासेस है, एक की वेलोसिटी m1 है, सॉरी v1 है, एक की वेलोसिटी v2, एक की वेलोसिटी v3 है। तो बच्चों अपनी जो पोजीशन थी या फिर डिस्प्लेसमेंट थी, cm वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे बच्चों d rcm डिवाइड बाय dt, तो अपनी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। दैट इज क्या, सिंपल सा फॉर्मूला m1 m इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस mn इंटू vn वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस mn। ये बात किस किस को समझ आई? सिमिलरली हमने सेंटर मास की हमने वेलोसिटी भी निकाल ली। बच्चों बात किस किस को समझ आई? आगे यस सर। यस सर। ठीक है, एंड सिमिलरली बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं। सो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। यस, बिल्कुल सही। तो जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेट मी राइट हियर, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn an डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है, तो ये अपना क्या गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो। ठीक है, आगे चलेंगे। यस सर। चलिए, नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज, चलिए या नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, पहले हमने क्या किया था, मान लो कि एक पूरा मास था, उसको हमने एक पॉइंट पे मान लिया। ठीक है, हमने इसको एक पॉइंट पे मान लिया। मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लो चलिए एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आपका क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। अब इसको हम इसका ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते इसको, क्योंकि इसका जो पूरा मास है वो पूरी बॉडी पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस बॉडीज। तो बच्चों अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, अगर बच्चों सिमेट्रिकल बॉडी है, फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, अभी छोटा एग्जांपल है ये, ठीक है। अगर मान लो सिमेट्रिकल बॉडी है, तो बच्चों इनके बिल्कुल मिडल में क्या होता है, बिल्कुल मिडल में जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो ये इसके बिल्कुल मिडल में, ये क्या हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ध्यान से देखो, मान लो कि अच्छा एक चीज, हम ऐसा तो मान सकते हैं ना कि जो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है उसको हम बहुत सारे छोटे छोटे मासेस का हम क्या मान सकते हैं, कलेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ा मास है, ठीक है, अब हमने इसको बहुत ही छोटे छोटे मास मान लिए, बहुत ही छोटे छोटे मास, पॉइंट मासेस, या फिर उनको बोल सकते हैं
एलिमेंटल मासेस, ठीक है। अब इनकी लोकेशन कितनी है, एक ही R1 है, एक ही R2, एक ही Rn, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो इसका मुझे सेंटर मास लिखना पड़े इस एंटायर सिस्टम का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, दैट इज R1 वेक्टर dm1 प्लस dm2 R2 वेक्टर। क्यों लिखा मैंने, बिकॉज हमने जो मास माने पर तो सारे पॉइंट वहां से बहुत ही छोटे छोटे मास है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, dm1 dm2 प्लस dmn, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये टोटल मास हो जाएगा। सो वी कैन राइट RCM क्या हो जाएगा, तो dm1 R1 प्लस dm2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। भाई टोटल मास तो फाइनल इसका m आएगा ना, कैपिटल M। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर, आ गई। ओके। नाउ बच्चों देखो, अब हमने इसको मान तो लिया टोटल मास, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम देखो बहुत ही छोटे छोटे मास ले रहे हैं, बहुत हमने छोटे छोटे मास लिए, बहुत ही छोटे छोटे मास, तो उसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं ना, so we can also write that is RCM, that is summation of DMI into RI divided by summation of DMI। I की वैल्यू क्या है, from 1 to n। Similarly I is equal to from 1 to I is equal to n। ये बात किस किस को समझ आई, Yes, clear. ये बात सबको समझ आई क्या यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। नाउ सर लास्ट में क्या किया था? बच्चों हमने क्या किया ना, हमने इसको एक करंट, इसको हमने एक वो लिख दिया, हमने इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज कर दिया हमने समेशन। ये सबको पता ना समेशन क्या होता है, यस सर। Yeah. ठीक है। ओके, अब मान लो अगर बहुत ही छोटे छोटे मास है, बहुत ही छोटे छोटे मास है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सो RCM इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला किसका आ गया, पोजीशन वेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात किस किस को समझ आई, तो हमने कुछ नहीं किया, जो देखो वहां पे हम क्या करते थे, m1 इंटू R1, वहां पे पॉइंट मासेस थे, बट यहाँ पे बहुत सारे मासेस हैं, हम उसको क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला कितना आ गया, फिर हमारा फॉर्मूला आ गया, दैट इज आप लिख देता हूँ मैं, RCM, ओके, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm R वेक्टर डिवाइड बाय dm। अगर मान लो आपको अगर मान लो XCM निकालना है, XCM, तो ये क्या हो जाएगा, dm इंटू एक्स डिवाइड बाय dm। अगर आपको YCM निकालना है तो क्या हो जाएगा, dm इंटू वाई डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये बात किस किस को समझ आई, Yes, sir. यस सर, आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मास बॉडीज को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे हम इंटीग्रेट करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक, यस सर। Yes, sir. ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या, सो वी हैव टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L, ठीक है। तो बच्चों कैसे करेंगे हम, देखो अब ध्यान से देखो, थिन रोड है, बहुत ही पतली सी रोड है, जो कि किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, यस ठीक है। सर। तो बच्चों तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो YCM होगा वो तो 0 हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई, Yes, sir. यस सर। ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड XCM।
एक्ससीएम क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बच्चों अब ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हमने क्या लिखा था dm1 r1 dm2 r2। बच्चों अगर आपको कोई छोटा सा मास लोगे आप, अगर आपको छोटा सा मास कंसिडर करोगे, मान लो कि हमने छोटा सा मास ये वाला कंसिडर कर लिया, ये वाला, ठीक है। लेकिन बच्चों जो भी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसके रेफरेंस में बच्चों आपको इसकी लोकेशन तो लिखनी पड़ेगी ना। मान लो कि ये x दूरी पे है, ये x दूरी पे। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? छोटी सी इसकी लेंथ है dx, यस ठीक है यस सर। बच्चों। अब बच्चों मान लो, देखो क्या, जब टोटल लेंथ है उसका मास कितना है, कैपिटल M। जब वन लेंथ होगी उसका मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाय l। और जो छोटी सी लेंथ है dx, तो उसका मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाय कैपिटल इंटू dx, विच इज आल्सो इक्वल टू dm। अब वैल्यू पुट कर दो, dm की वैल्यू कितनी है, m डिवाइड बाय l इंटू dx, x यहाँ लिख दो, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm कितना है, m डिवाइड बाय l dx। तो बच्चों dx की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, फ्रॉम 0 टू कैपिटल m डिवाइड बाय l इंटीग्रेशन x dx, फ्रॉम 0 टू कैपिटल L डिवाइड बाय m बाय l। हमने बाहर ले इंटीग्रेशन से, क्यों, बिकॉज वो कांस्टेंट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x यानी कि x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू l, और नीचे वाले का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू l, दैट इज l स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय l। सो बच्चों x cm कितना आ गया अपना, l बाय 2, जो कि आपको पहले से पता था। भाई जो सिमेट्रिक बॉडीज है उनका तो आप वैसे ही बता सकते हो ना भाई। अगर मान लो कोई एक रॉड है, बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इसका सेंटर मास है वो बीच में होने वाला बिल्कुल l बाय 2 पे। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, यस sir. सर। किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. अब तक क्लियर है? Yes, sir. आगे चले? हाँ जी सर। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है, देखो बच्चों इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थिन नॉन यूनिफॉर्म रॉड। बच्चों इस बार जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब क्या, जो डेंसिटी है ना, जो मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, वो क्या है बच्चों, देखो पहले क्या था, म्यू इट वाज m डिवाइड बाय l, जो कि बच्चों कांस्टेंट था। क्या था बच्चों, कांस्टेंट। ये बात किस किस को समझ आई? यस तो बच्चों इस बार क्या है, इस बार म्यू इज इक्वल टू क्या है, l इंटू l नोट बाय कैपिटल L। ये बात किस किस को समझ आई? ये इन्होंने दे रखा है। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है उसकी मास, उसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने फिर से क्या किया, हमने बच्चों छोटा सा मास मान लिया, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, dx, ठीक है बच्चों। अगर मान लो आपको क्या करना पड़े, आपको dm निकालना है, dm। बच्चों ये जो मान लो आपने माना है, इसकी जो लोकेशन है यहां से मान लो x दूरी पे है, बिल्कुल सेम पुराने वाला क्वेश्चन है, बस इस बार जो लीनियर मास डेंसिटी वो डिफरेंट है। तो बच्चों dm निकालोगे, dm का मतलब क्या, छोटा सा मास, वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू dx। ये बात किस किस को समझ आई? भाई आपको लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। आपको चाहिए छोटा सा मास, आपने कितनी लेंथ कंसिडर की है,
छोटी सी dx की, तो इसका मास dm कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है, x इंटू एल नॉट डिवाइड बाय कैपिटल एल इंटू dx। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर म्यू की वैल्यू x एल नॉट बाय एल कैसे होगी? नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो, फिर से रिपीट करो। सर जो म्यू की वैल्यू है वो x एल नॉट बाय एल कैसे हो गई? गिवन है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लेट मी राइट हियर। सर ये फिर गिवन ही रहेगी ना तो क्वेश्चन में। ये गिवन है बेटा, ओके सर। ठीक है। ओके सर, नाउ हम क्लियर। ओके या नाउ लेट्स फाइंड xm। बच्चों अभी भी क्या होगा ना, देखो देखो अपनी जो क्या बोलते हैं थिन है, जो थिन रॉड है वो x के लॉन्ग है, तो बच्चों अभी भी y सेंटर मास तो अभी भी 0 रहेगा, ठीक है। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या था, सो dm इंटू एक्स डिवाइड बाय dm। तो बच्चों dm की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, x इंटू एल नॉट डिवाइड बाय एल इंटू एक्स इंटू में एक्स dx डिवाइड बाय एक्स एल नॉट कैपिटल एल dx। बच्चों लिमिट क्या रहेगी, x की लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल, फ्रॉम 0 टू कैपिटल। बच्चों ध्यान रखना, सीधे सीधे खुद से ना इंटीग्रेशन करके नीचे वाले का, बच्चों हमेशा इसको कैपिटल मत पुट कर देना खुद से ही, समझ रहे हो? उसको देखना कि आपको वैल्यू क्या कर रखी है। तो बच्चों x cm क्या हो जाएगा, देखो एल नॉट बाय एल, देखो कैपिटल एल वो तो कांस्टेंट है और एल नॉट भी कांस्टेंट जो कि इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको बाहर निकालो, तो एल नॉट डिवाइड बाय एल, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। फ्रॉम 0 टू एल डिवाइड बाय सॉरी एल नॉट कैपिटल एल, ठीक है। ये सब कट कर सकते हैं वैसे ही, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स x dx फ्रॉम 0 टू एल। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x3 डिवाइड बाय 3 फ्रॉम 0 टू एल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू एल, क्या हो जाएगा, एल क्यूब बाय 3 डिवाइड बाय एल स्क्वायर बाय 2, यानी कि आंसर विल बी एल बाय 6। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। समझ आ गई? ठीक है। अब देखो बच्चों ये एल बाय 6 है कहां से, ये तो एल बाय 6 कहां से है, यहां से है एल बाय 6, ठीक है। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने कहीं मिस्टेक की है, देखा, मुझे ऐसा क्यों लगा हमने मिस्टेक किया है, बताओ हमने कहाँ मिस्टेक किया है। एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले में भी उसकी जो पॉइंट। अच्छा बताओ, आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या लगता है जो सेंटर ऑफ मास अपना आएगा, मान लो ये इस रोड की बीच की लेंथ है L/2, क्या लगता है वो इधर आएगा या इधर आएगा, मतलब एक मिनट ए पॉइंट की तरफ आएगा या बी पॉइंट की तरफ आएगा, कभी बोलो। जो सेंटर ऑफ मास आएगा बीच में तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म रोड है। तो ए की साइड आएगा सेंटर ऑफ मास या बी की साइड आएगा, सर हमें तो पता ही नहीं है ना कि कहाँ ज्यादा है, तो हम कैसे बता सकते हैं। बेटा आपको दे तो रखी है लीनियर मास डेंसिटी, भाई जैसे जैसे आप उस ओरिजिन से दूर जा रहे हो आपकी लीनियर मास डेंसिटी बढ़ नहीं रही है। लीनियर मास डेंसिटी क्या है,
एल नॉट डिवाइड बाई कैपिटल एल इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या है भाई, आप ओरिजिन से कितना दूर, आप जितना दूर जा रहे हो वो रोड उतनी भारी होती जा रही है। अब बताओ बी की तरफ। की तरफ। क्यों बच्चों, अरे मुझे कैसे पता चला कि भाई आंसर हमने कुछ गलत निकाला है? बिकॉज हमारा आंसर क्या रहा है, L/6। L/6 का मतलब क्या है, वो तो यही कहीं होगा, बिल्कुल पास में, ओरिजिन के पास में ही। भाई ये L/6 है क्योंकि L/2 तो बीच में है, L/6 से छोटा है ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता, सेंटर मास तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि रॉड तो बाहरी दूसरी साइड हो रही है ना। तो हमने मिस्टेक क्या की है, हमने मिस्टेक की है ये 12/3 आएगा। यस, हाँ हाँ मेरे शेर पुत्र, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आंसर क्या है, 12/3। 12/3। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो लोकेशन है ना सेंटर मास की, वो यहाँ से इतने यहाँ लोकेशन पे कहीं है। अब आ रहा समझ में? ये बात यस किस सर। किस को समझ आए बच्चों? समझो, सिर्फ ना फॉर्मूले पर मत करो, बस देखो लीनियर मास डेंसिटी का मीनिंग समझो। क्या बोल रहा है ये, एल नॉट बाय एल इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज द लोकेशन ऑफ, लोकेशन या फिर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। तो आप सोचो जितना दूर जा रहे हैं ना आपके रोड, उतनी भारी हो रही है। तो जितना भारी देखो मैंने आपको बताया था ना, जब M2 मास ज्यादा हैवी था तो सेंटर मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? आगे चलिए। यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक बॉडीज। बच्चों जो बॉडी अगर सिमेट्रिक है उनका आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, उन सबका सेंटर मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मान लो कि कोई स्क्वायर है, ऐसे क्या कोई स्क्वायर, तो बच्चों अब इसका जो सेंटर मास होगा ना, वो इसका जो ज्योमेट्रिक जो उसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर मास है ना, सॉरी जो सेंटर है वहां पे होगा। सबको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ये इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस हो सकता है। तो बच्चों तो सिमेट्रिक बॉडीज है उन सबका सेंटर मास कहाँ पे लाई करता है, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ये बात किस किस को समझ आई? yes sir. यस यस सर। सर। किसी को गरम गरम दूध पीना है किसी को? किसी को नहीं पीना? अरे वाह, बच्चे दूध पीते नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है। चलो वर्षा ने जवाब दिया। चलो बच्चों देखो आया समझ में, सिमेट्रिक बॉडी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब बात हम करेंगे नॉन सिमेट्रिक बॉडी यानी कि अनसिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है बच्चों, उनकी मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, वो टेबल आपने याद कर लेना तो बच्चों आपका सेंटर मास तो कहीं नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत ही सिंपल है। देखो आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको मगअप करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ मैं। ठीक है, देखो बच्चों पहली बात तो ये, अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छा है। मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने इसको स्टार्ट किया था यहाँ से। भाई जो हॉलो कौन होता है उसका h/3 होता है, हॉलो कौन का। इसका मुझे कोई इसका एक शॉर्टकट भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो जब अगली बार आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, ये h/3 पे है, ये h/4। ध्यान रखो ये जो सेंटर है ना, ये वाला जो सेंटर है इससे h/3, सबका बता रहा हूँ भाई। जो इनका सेंटर है ना, जैसे ये वाला जो कोन है, तो नीचे वाला जो जो सर्कल है उसके सेंटर से h/3, ये सिमिलरली इसी सेंटर से h/4 डिस्टेंस पे इसका क्या होता है, सेंटर मास होता है। ठीक है, होलो हेमिस्फेयर ये सिंपल सा है r/2। ठीक है, r/2। बच्चों अगर सॉलिड हेमिस्फेयर होगा तो ये नीचे शिफ्ट करेगा नहीं करेगा? अब कई बच्चे क्या हो सकते हैं, कई बच्चे ये याद रख लेंगे कि h/3 है, h/4 है, लेकिन ये भूल जाएंगे कि किसका h/3 है और किसका h/4 है। कैसे याद रखोगे इसको?
बच्चे h/3 इज ग्रेटर देन h/4, ये बात तो सबको पता होगी। यस सर। बच्चों सॉलिड कौन है? सॉलिड, तो आपको नहीं लगता तो सॉलिड कौन होगा? उसका ज्यादा मास इस एरिया की तरफ होगा, इस पोर्शन में ज्यादा मास होगा। तो बच्चों अगर ज्यादा मास होगा तो आपको नहीं लगता सेंटर मास थोड़ा सा नजदीक होगा इस पॉइंट के एज कम्पेयर टू Yes, दिस sir. वन? तो ये h/3 है, ये अपना देखो। सिमिलरली यहाँ पे ये r/2 देखो, r/2 इज ग्रेटर देन 3 r/8। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। आपको सॉलिड है बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सॉलिड हेमिस्फीयर मोस्ट ऑफ द मास कहाँ होगा बच्चों? इधर होगा, इस पोर्शन में मोस्ट ऑफ द मास। तो अपना सेंटर मास क्या है? उसके ज्यादा पास में होगा, ये क्या 3r/8। सिमिलरली 2r/π बच्चों, 2r/π is also greater than 4r/3π। ठीक है, सेम सेमी रिंग, ये सेमी डिस्क बच्चों, डिस्क है मतलब पूरी पूरी डिस्क, समझ रहे हो ना? जैसे आपने कॉम्पैक्ट डिस्क देखी होगी, सीडी आपने देखी होगी, सीडी क्या होती है? पूरी ऐसे डिस्क होती है। तो देखो ज्यादातर मास इस साइड में है ना, यहाँ पे शिफ्ट कर दो नीचे। ये तो किस किस को ये बात समझ आ गई? Yes, आगे sir. सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर इनके डेरिवेशन की तो कोई नीड नहीं है ना? बच्चों डेरिवेशन करना क्यों है? डायरेक्ट फॉर्मूला फाइनली याद आपको कर याद लेते क्या हैं। रखना है? फाइनली आपको याद क्या रखना है? ये चीज याद रखनी है, उनके डेरिवेशन थोड़े से खतरनाक है, हमें करने की नीड भी नहीं है। ये बात यहाँ ओके तक सर। किस किस को समझ आएगा बच्चों, ये बताऊँ? Yes. ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो होलो कौन है? उसका क्या होता है? h/3। तो सॉलिड कौन है? उसका होता है h/4। जो होलो हेमिस्फीयर बिल्कुल सिंपल सा है, r/2। और जो सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8। सिमिलरली सेमी रिंग का क्या होता है? 2r/π। और सेमी डिस्क का क्या होता है? 4r/3π। देखो ये थोड़े सर्कुलर टाइप होते हैं ना, थोड़े सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर में क्या आता है? 2πr लिखा होता है ना सर्कुलर, सर्कुलर में सर्कल का रेफरेंस क्या बोलते हैं? हाँ, पेरिफेरी या फिर उसका सर्कमफ्रेंस 2πr होती है। तो पाई का आप रिलेशन बना के याद रख सकते हो उसको, ये सिमिलर टू सर्कल होता है, इसलिए पाई तो आएगा। बाकी देखो पाई कहीं नहीं आ रहा। ये बात किस किस को समझ आई? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी ना, आप डायरेक्टली झट से कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. चलिए फिर आगे चलते हैं, ये दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? लोकेट सेंटर ऑफ मास formed by a semi ring of mass m and semi disk of mass 2m. ऑप्शन ए क्या है? r/9π। ऑप्शन बी सी एंड डी। बच्चों एक मास है, वो आधा सेमी रिंग से बना है और आधा सेमी डिस्क से बना है। जो डिस्क वाला पोर्शन है उसका मास कितना है? 2m। और जो रिंग वाला पोर्शन उसका मास क्या है? m। हमें बताना सेंटर मास। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? जल्दी बताओ मुझे। बताओ तो कैसे करेंगे? पहले डिस्क का निकालेंगे, उसके बाद रिंग का निकालेंगे। ओके बच्चों देखो, अगर आपको याद हो रिंग का हमने अभी डिस्कस क्या किया था कि जो रिंग का जो सेंटर मास है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2r/π। ये बात किस किस को समझ आई? ये होता है ना सेंटर यस मास सर। यस रिंग का। सर। और डिस्क का क्या आता है? 4r/π। 4r/3π बच्चे, 3π। 3π। इससे छोटा भी तो करना है अपने को। बच्चों देखो हमें क्या पता है? हमें सेंटर मास पता है रिंग का और डिस्क का। तो बच्चों जब हमें उनका सेंटर मास पता है
तो क्या उन उस एंटायर रिंग को हम उस सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस नहीं कर सकते क्या? भाई हमें सेंटर मास पता है, तो रिंग को और सेमी डिस्क को हम पॉइंट मास कंसीडर नहीं कर सकते अब? यस सर। क्यों? क्योंकि भाई इन्हीं पॉइंट पे इनका पूरा का पूरा मास है। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होता था सेंटर मास का? अब देखो बच्चों, सेंटर मास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, तो बच्चों वाई सेंटर मास क्या हो जाएगा? 0। ये बात, इसको इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना ये मैंने 0 क्यों लिखा है? नो नो सर। सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चों x सेंटर मास क्या हो जाएगा? m1 कितना है? ये मानो चलो m1 है, ये हमने m1 लिख दिया। m1 ये अपना m2। तो बच्चों m1 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल M। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? x1। बच्चों x1 की वैल्यू कितनी है? सर हमें ये किसके रेफरेंस में नहीं? बच्चे यहाँ पे दे रखा ना आपको एक्सिस दिस एक्स, ये बच्चों एक्सिस एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से ही। बताओ फिर अब क्या होगा? x1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। है बेटा 0 कैसे? हम विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कर रहे हैं ना सब कुछ। बोलो बोलो। माइनस 2 4 बाय by पाई। क्या कह रहे हो? बच्चा आप इतना कंफ्यूज क्यों हो? आपको जो भी समझ आ रहा है आंसर दे दो। कि सर मुझे लगता है ये आंसर माइनस ये है। 2r बाय पाई। बिल्कुल सही, -2r/पाई। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें इसके रिस्पेक्ट में देना ना। ये क्या है? ये तो माइनस एक्स एक्सिस है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। प्लस में m2 कितना है? ट्वाइस ऑफ m। इसका x2 कितना हो जाएगा? 4r डिवाइड बाय 3 पाई डिवाइड बाय m प्लस ट्वाइस ऑफ m। xm इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये ठीक है। m आप कॉमन कर लो, m कॉमन ले लो, ये ऊपर क्या आ जाएगा? -2r/पाई प्लस 8r/3 पाई डिवाइड बाय 3। सो एलसीएम ले लो, 3 पाई इंटू 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -6 प्लस 8 इंटू r। सो फाइनली कितना हो जाएगा? 2r डिवाइड बाय 9 पाई। ये बात किसको समझ आई? यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात समझ किस को आई? यस सर आ गई। आ गई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है। सर अगर इसमें एक्सेस नहीं दी होती तो हम 2r बाय पाई को रेफरेंस ले सकते थे, तो आप फिर बच्चों हम इसको 0 किसी को भी लेते। रेफरेंस दे सकते हो। मैं आपको बता दूं, देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। ये मान लो कि एक्सिस है नहीं, तो एक काम करो, जब एक्सिस नहीं है तो आप एक काम करो, यहाँ मान लो, चलो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अपना सेंटर मास इसके रिस्पेक्ट में आएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स सी एम, दैट इज क्या हो जाएगा? देखो अब इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? इसकी लोकेशन हो जाएगी 2r डिवाइड बाय पाई प्लस 4r डिवाइड बाय पाई और डिवाइड बाय 3m। ये बात किसको सेम ही समझ रह। आई? और इनटू में क्या हो जाएगा? 2m।
बोलो किस किस को समझ आई है? यस सर। समझ रहे हो? बट जो भी लोकेशन आएगी ना वो आएगी इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे चलें क्या? यस सर। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन देखो क्या। सो क्वेश्चन इज टू रोड्स ऑफ मास m and 2m and length L are joined as shown. Find center mass of the system. अब देखो बच्चों, उन्होंने x एक्सिस y एक्सिस पहले से दे दी, ठीक है, मान लो 0 0। अब देखो बच्चों, निकालो पहले x निकालो। क्या हो जाएगा? xm इजिकल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मान लो ये अपना m1 है, ये अपना m2 है। m1 m2, ठीक है। m1 कितना बचा? ट्वाइस ऑफ m। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फिर से पॉइंट मास नहीं मान सकते क्या भाई? यूनिफॉर्म रोड है, इन सब का जो सेंट्रो मास होगा कहाँ पे होगा? L/2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 L/2। ये क्या हो जाएगा? L/2 0। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर आ गए। देखो Yes, m1 sir. कितना है? ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, x1 कितना हो जाएगा? 0 प्लस m2 कितना है? m। इसका x2 कितना हो जाएगा? L/2 डिवाइड बाय मास कितना है? m1 प्लस m2। m1 कितना है? ट्वाइस ऑफ m। m कितना हो गया फाइनली? सॉरी, L/6। ठीक है, सिमिलरली YCM क्या? m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है? ट्वाइस ऑफ m। y1 कितना है? L/2 प्लस 0 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 3m। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा L/3। सो आई एम राइटिंग आंसर। आंसर इज L/6 एंड L/3। ये अपना आंसर आ गया। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर आ गए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो बच्चों आपका ये जो टॉपिक है ना सेंटर मास, ये हो गया क्लियर। यहाँ तो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बच्चों? नो सर।